नमस्कार, वक्त हो गया है कुरुक्षेत्र का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। पूरे देश में दो चर्चाएं बहुत जोरों पर है। पहला, रामनवमी के दिन 6 से ज्यादा राज्यों में दंगे होना, इनमें शामिल है मध्य प्रदेश। शिवराज सरकार ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया। और दूसरी चर्चा यह है कि उत्तर प्रदेश में किसी तरह का वाद विवाद या दंगा फसाद नहीं हुआ। क्या इसके पीछे बलवाइयों में बुलडोजर का डर है? क्या योगी आदित्यनाथ की यही बुलडोजर वैक्सीन फसादियों पर 100% कारगर है? क्या बाबा के बुलडोजर वाला फॉर्मूला ही पक्का है? इस पर कुरुक्षेत्र में हम करने जा रहे हैं एक बड़ी बहस। आखिर उत्तर प्रदेश में दंगे क्यों नहीं हुए, इस पर योगी आदित्यनाथ से जब पूछा गया, उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश एक नया यूपी है और यहां दंगे फसाद के लिए कोई जगह नहीं है। सबसे पहले हम आपको योगी की पूरी बात सुनवाते हैं, फिर इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अभी परसों रामनवमी की तिथि थी। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे। और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैंने नहीं हुई। दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर यह साबित किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक नया उत्तर प्रदेश है। जाहिर अपराधियों में कार्रवाई का डर तो होगा ही। पिछले कुछ दिनों में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर हाई स्पीड पर चल रहा है। कुछ जगहें हम आपको बता रहे हैं। 15 मार्च को मेरठ में, 30 मार्च को हरदोई में और बलरामपुर में बदमाशों और माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलाए गए। 29 मार्च को बदायूं और अलीगढ़ में एक्शन हुआ। 31 मार्च को फिर बदायूं में योगी का बुलडोजर चला। और इतना ही नहीं, 3 अप्रैल से लेकर अगर 12 अप्रैल तक का आंकड़ा आपके सामने रखें तो जबरदस्त एक्शन हुए, जिसमें कासगंज हो, लखनऊ हो, बिजनौर हो, हाथरस हो, आजमगढ़ हो, 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में अपराधियों पर कार्रवाई की गई। आप फिर से नोट करें, अपराधियों पर कार्रवाई की गई। और वो भले ही हिंदू का हो, वो मुसलमान का हो, अपराधी है, माफिया है, संपत्ति अवैध है तो बुलडोज की जाएगी। बुलडोजर के डर से दंगे का ख्याल आना शायद मुश्किल हो सकता है। और शायद उसी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इशारा भी कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में हमारे साथ चर्चा में बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सुब्रत पाठक बीजेपी सांसद हमारे साथ जुड़ गए, एमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता, समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद एबाद, तस्लीम रहमानी एमपीसीआई अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत सुब्रत पाठक जी आपके साथ कर रही हूँ। भाई, योगी जी का क्या ये बुलडोजर वाला डर है जो दंगे नहीं होने देता? क्योंकि उनकी बातों से, उनके बयानों से तो कम से कम यही समझ में आता है कि उन्हें अपनी नीति पर बड़ा नाज है। नहीं, देखिए, विषय बुलडोजर का नहीं है। विषय ये है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकारों के कारण से यहाँ पर माफियाओं को संरक्षण मिलता रहा है। और खासकर एक वोट बैंक के कारण से एक विशेष संप्रदाय के गुंडे तत्व के ऊपर संरक्षण दिया गया है। वो किसी भी प्रकार का अपराध करते थे, दंगा फसाद करते थे, लूट खसोट करते थे, तो उनके थानों में मुकदमे नहीं लिखे जाते थे। तो इस प्रकार से वो एक तरीके से कहना चाहिए कि अपराधी जो भयमुक्त हो गया था, तो उसको कानून का कोई भय ही नहीं रहा था। उसको लगता था कि जैसे कानून तो उसके लिए बहुत मामूली बात है। तो कुल मिलाकर इन सब कारणों से अपराधों को यह लोग अंजाम देते थे, दंगे होते थे और खासकर हिंदुओं की यात्राओं के ऊपर हमले होते थे, चाहे वो कांवरियों की यात्रा हो, दुर्गा विसर्जन यात्रा हो, रामनवमी यात्रा हो। एक उत्तर प्रदेश का मुझे लगता है कि ज्यादातर थाने इन हादसों से भरे रहे होंगे अगर पिछले इन वर्षों में देखा जाए तो। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद से, खासकर जब से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री बने हैं, तो उन्होंने बिल्कुल एक जीरो टॉलरेंस के आधार पर कि अपराधी की न तो कोई जाति है, अपराधी चाहे किसी जाति का हो, दंगाई किसी जाति का हो, और वो यदि इस प्रकार का दंगा करेगा तो कोई उसको संरक्षण नहीं दिया जाएगा और बल्कि दंगाई से वसूली की जाएगी। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि जिस प्रकार के कहीं के ऊपर दंगे हुए थे, वो उस समय पर लखनऊ में, तो उस समय के ऊपर वहां के ऊपर उन लोगों के पोस्टर लगाकर उनसे वसूली कराई गई। तो उसके बाद से दंगा ही होने उत्तर प्रदेश में बंद हो गए। तो एक इस प्रकार की स्थिति बनी है कि अब यदि यहाँ के ऊपर दंगा करेगा उससे वसूली कराई जाएगी
और जब वसूली होगी तो बुलडोजर भी उसके घर पर चलेगा। ठीक है, लेकिन सुब्रत जी मुझे ध्यान है कि कोर्ट में भी जब ये मैटर गया था तो जो दूसरा पीड़ित पक्ष था उसके पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुनाया था। ये बात भी सच है, तो दोनों पक्ष जो है वो जनता के सामने आने चाहिए, इसलिए मैंने ये जानकारी भी दर्शकों के सामने रख दी। अब आरिफ जी देखिए, कोर्ट बाद में क्या फैसला सुनाती है वो तो आगे की बात है, लेकिन एक बात तो तय है कि जहां जहां दंगे फसाद हुए वो हुए होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में इतनी शोभा यात्राएं निकाली गई रामनवमी के दिन, ना किसी ने कोई अभद्र टिप्पणी की, ना कोई दंगा हुआ, ना कोई पत्थर चले, ना कोई पेट्रोल बम बरसा। और ये जो माफिया और गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, इसमें ना हिंदू देखा जा रहा है ना मुसलमान देखा जा रहा है, किसी की कोई जात नहीं अगर वो अपराधी है। मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के ज़रिए से पूरे देश का सबसे पहले अल्लाह सुब्हान तआला का शुक्रिया अदा करूंगा कि आज हमारे लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को स्पेशल कोर्ट जो थी उसने दोनों हेड स्पीच के मामले में बाइज्जत बरी कर दिया, उनका एक्विटल हो गया। मैं तमाम दुनिया के देशवासियों का जिन्होंने उनके लिए दुआ की उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कोर्ट का जिन्होंने उनको एक्विटल किया। सत्य की जीत हुई अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो हमेशा से कहते थे। अब बात आई है आपके ऊपर बुलडोज़र के ऊपर, तो मेरा सवाल सिंपल है मीनाक्षी जी, हमारा देश आस्था की बुनियाद पे चलेगा, धांधल दादागिरी पे चलेगा या संविधान पे चलेगा? अब संविधान, रूल ऑफ लॉ, कायदा कानून ये बताता है कि अगर यदि आपको पता भी है कि ये इंसान ने पत्थर फेंका है, यदि ये क्रिमिनल है, तब भी उसको कोर्ट में लेके जाया जाए। कोर्ट कचहरी है, दोनों साइड को सुनेगी, कोर्ट फैसला करेगी और उसके बाद अगर वो गिल्टी है तो उसकी अगर प्रॉपर्टी अवैध है, असंवैधानिक रूप से ली गई है, कैसा ली गई, उसके बाद बुलडोजर चलेगा। मगर यह देखा क्या जा रहा है हमारे देश के अंदर? अगर मैं मध्य प्रदेश खरगोन की बात करूं तो क्या देखा जा रहा है? कोई कायदा कानून का पालन नहीं है। बस एक बुलडोजर बाबा थे, दूसरे बुलडोजर मामा निकले, जाओ मुसलमानों के घरों को तोड़ दो। सारे मुसलमानों के घरों को जाके बुलडोजर से उखाड़ दिया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आयुष योजना के तहत जो घर मिले थे, क्या वो भी इलीगल थे? उन घरों को भी जाके उखाड़ दिया इन लोगों ने बुलडोजर से। तो इतना अंधेर नगरी चौपट राजा हमारे देश में चल रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले, 56 इंच का सीना रखने वाले, खामोशी के साथ मुंह में दही दमा कर बैठे। एक ट्वीट नहीं, एक अल्फाज कंडेमनेशन का नहीं कि 7 राज्य देश में जल रहे हैं, 7 राज्य यहाँ पे हिंसक घटनाएं चल रही है, पथराव हो या जा रहा है, मस्जिदों को जलाया जा रहा है। एक मुसलमान किसी मंदिर के बाद फ्रूट बेच रहा है तो उसका फ्रूट उखाड़ के फेंका जा रहा है। एक पैटर्न चल रहा है, कॉन्स्पिरेसी चल रही है मुसलमानों को खत्म करने की। पहले आए हिजाब पे, फिर आए हलाल मीट पे, फिर आए लाउड स्पीकर पे। अब यात्रा निकाल कर जाओ मस्जिद के सामने, गाने गाओ, मस्जिद के मीनारे पे चल जाओ, झंडा गाड़ दो, वहां के इमाम को मारो और उसके बाद जब कोई आए तो उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगा दो। अरे मैं एक सवाल करता हूं मीनाक्षी जी, अगर ये हरकत किसी मुसलमान ने की होती, किसी मंदिर के सामने चला गया होता, किसी मंदिर पे हरा झंडा लगा दिया होता, किसी पुजारी को मारा होता, तो आज देश में क्या हो जाता अब तक? लेकिन कभी मुसलमान ने एक तस्वीर, एक वीडियो ऐसा भी आया है वारिस जी, मैं अपनी टीम से कहकर कोशिश करती हूँ अगर वो चलवा सके तो वो वीडियो भी चलवा दें। एक वीडियो ऐसा भी आया जहाँ पर मंदिर के सामने मुस्लिम समुदाय के लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं, तमंचा भी लहरा रहे हैं। तो प्रोवोकेशन की जहां तक बात हुई उस पर देखिए, मैं ये मानती हूं कि शायद ये दोनों तरफ से हो रहा है और इससे खत्म होना चाहिए। मैं इस बात पर भी आपके साथ खड़ी हूं। आपने कहा एक पैटर्न चल रहा है, मैं उस पर जाऊं उससे पहले शांतनु जी की मैं इस पर राय लूं। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी पर आपसे बस ये कहना चाहती हूं कि कोर्ट ये कह रहा है कि पर्याप्त सबूत नहीं दे पाए और सबूतों की कमी की वजह से उन्हें बरी किया गया है, और साथ ही ये हिदायत भी दी है कि आइंदा वो कोई विवादित बयान ना दे जिससे देश की अखंडता को नुकसान पहुंचे। भाषा पर नियंत्रण करना जरूरी है। तो आपने जो बात शुरू में कही, मुझे लगा दर्शकों के सामने ये जानकारी भी आ जानी चाहिए कि बरी भले ही कर दिया गया हो लेकिन वो सबूतों के अभाव में हुआ। वो अकबरुद्दीन जी भी जानते हैं कि जो उन्होंने बात कही थी वो प्रोवोकेटिव थी। हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया है, अभी आपको शायद पता होगा जी। अगर आप हंस के बोलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हंसी के अंदर आप भाषण दोगे अगर मैं कहूंगा ऐसा है, वो अकबरुद्दीन हंसी में अगर दे रहे होते तो शायद नजरअंदाज भी कर दिए जाते, लेकिन हंसी में नहीं, वो उनका भाषण प्रोवोकेटिव है। अब वारिस जी से माने या ना माने, अब देखिए कोर्ट का फैसला तो आ चुका है, बरी है और हम कोर्ट से ऊपर तो है नहीं। बहरहाल शांतनु जी, अब ये देखिए जो बात उन्होंने कही वारिस पठान जी ने कि एक पैटर्न चल रहा है
और वो पैटर्न मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जब चलता है तो योगी जी की सरकार ये कहती है कि भाई हमारा बुलडोजर अपराधियों के खिलाफ चल रहा है, फिर चाहे वो अपराधी किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी जाति पंथ का क्यों ना हो। मीनाक्षी जी, मैं 2 या 3 बातें कहूंगा। पहली बात जो है, रामनवमी पे या फिर किसी भी त्योहार पे जो पथराव होता है, हिंदू त्योहार पे पथराव होता है, जैसा सुब्रत जी ने कहा, ये आज का नहीं है। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले की खबरें मैं आपको हिंदी अंग्रेजी अखबार में दिखा सकता हूँ। ये इस बार रिपोर्ट ज्यादा हो गया, शायद एक बार सीक्वेंस करके टारगेट करके किया गया, इस बार रिपोर्ट ज्यादा हुआ। ये पुरानी परंपरा है कि हिंदू त्योहारों पे कुछ ना कुछ बलबा होना। 2017 से पहले ये उत्तर प्रदेश में आम था। मैं तो उत्तर प्रदेश में रहा हूं, बरेली में जन्मा हूं। उत्तर प्रदेश के आप किसी जिले में चले जाइए, आपको एक ना एक पथराव, एक जान देना। गोरखपुर में तो कई बार हुआ है। योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तो उन्होंने खुद उसका संज्ञान लिया। पहली बात, जो बुलडोजर शब्द है वो केवल बुलडोजर नहीं है, वो एक सख्त कानून व्यवस्था का प्रतीक है कि जो बलवाई होंगे उनसे पैसा वसूल किया जाएगा, जो बलवाई होंगे उनके पोस्टर लगेंगे। अब बलवा करके, आप आतंक करके सरकार को, लोगों को डरा नहीं सकते। ये उसका प्रतीक है। उसमें बुलडोजर भी है, उसमें कानून भी है, उसमें पुलिस भी है, उसमें कोर्ट कचहरी भी है, सब है, जो पिछले 5 साल में हुआ और लोगों ने वोट के माध्यम से बता भी दिया कि हम इससे खुश हैं। और वो देखा भी, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले मुजफ्फरनगर दंगों से लेकर बड़े बड़े दंगे हर जिले में होते थे, वहां जो ये बहुत आम बात थी कि भाई आज रामनवमी की यात्रा है, आज हनुमान जयंती की यात्रा है, आज दुर्गा माता की यात्रा, आज तो कुछ होगा ही होगा। आप तैयार होते थे, नॉर्मल लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। और आज 800 जगह एक मतलब तू मैं तक नहीं हुई, तो लोगों को पता लग गया कि भाई यहाँ पे नहीं चलेगा, ये यहाँ पे नहीं चलेगा। और बाकी प्रदेश भी उसका अनुकरण कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक मॉडल अब सेट हो गया है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर जब बुलडोजर चलता है तो अतीक अहमद के बंगले में भी चलता है और विकास दुबे के बंगले में भी चलता है। वहां पे जाति धर्म देख के नहीं, वहां पे देखा जाता है क्या वो आतंकी है, क्या वो कानून के खिलाफ खेल रहा है। तो वहां विकास दुबे भी है और अतीक अहमद भी है। मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 साल में भेद नहीं करा। उनके लिए आतंकी, उनके लिए चोर, उनके लिए डाकू एक। ठीक, आप जवाब देना चाहते हैं शांतनु जी इस पर? मैं सुन नहीं पाया वो क्या कह रहे हैं। वो वारिस जी ये कह रहे हैं कि टेनी के घर पर नहीं चला बुलडोजर। देखिए, टेनी के घर पे कब चलेगा? देखिए, जब टेनी वाला केस हुआ तो इन्होंने कहा कि नेता का लड़का है, एफआईआर नहीं होगी। चौथे दिन एफआईआर हो गई। नेता का लड़का पकड़ा नहीं जाएगा, पकड़ा गया। देखिए, बल्कि उत्तर प्रदेश ने इसी बात पे वोट किया कि आज पहली बार नेता का लड़का पकड़ा जाएगा। नेता का लड़का है तो पकड़ा जाएगा, अगर नेता का लड़का है उस पर भी कार्रवाई होगी। इसीलिए तो वोट इतने जोर से 40-44% वोट मिलाई होगी। इतना वो जो मस्जिद के मिनारेट के ऊपर जाकर भगवा झंडा लगा दिया और इमाम को मारा और मस्जिद के अंदर यूरिनेट किया, उसके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? ठीक है, मैं सूरज जी से इस पर जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तस्लीम रहमानी जी को भी इसमें शामिल कर लूं। रहमानी जी, अब ये बात तो सही है, इतनी जगह शोभा यात्रा निकली उत्तर प्रदेश में, कहीं पे कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, जबकि हम भी उत्तर प्रदेश का इतिहास जानते हैं कि जहाँ छोटी छोटी सी बातों पर यूं ही हिंदू मुस्लिम एकता जो है खतरे में आ जाती थी। इसमें कोई दो राय नहीं। आपके सामने भी ऐसी कई सारी मिसालें आई होंगी। थोड़ी देर पहले पिछली डिबेट में हमारे साथ बीजेपी के मेहमान जुड़े हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि भैया वो भी लखनऊ से आते हैं, ताज़िए जब निकाले जाते थे हिंदू मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते थे, क्योंकि कई बार ऐसा लगता था कि इससे अगले की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचेगी। दूसरी बात यह कि अगर किसी भी तरीके के उन्माद फैलने की शंका भी हो तो उसकी भी परिस्थिति नहीं रह जाएगी। लेकिन आज की तारीख में चाहे ताजिया निकले, आज की तारीख में चाहे उत्तर प्रदेश में रामनवमी का जुलूस निकले, कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है। देखिए मीनाक्षी जी, किसी भी रियासत में अमन व अमान कायम रखने के लिए कानून की बालादस्ती बहुत ज़्यादा अहम होती है और पुलिस का इकबाल बुलंद होना यही दंगे फसाद और क्राइम्स को रोकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर ये इम्पार्शल हो जाए तो फिर यही चीज़ जो है वो क्राइम को और बढ़ा देती है। मुझे इस पे कोई एतराज़ नहीं कि आप बुलडोज़र चला रहे हैं, कानून को सख्त कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अगर इसमें सिलेक्टिविटी हो तो फिर इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, फिर सवाल उठेंगे। बुलडोज़र चलाने के लिए भी एक कानून और एक तरीक़ाकार मौजूद है, आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा और उसके मुताबिक ही आप बुलडोज़र चलाएंगे। सरकार का ये डेमोक्रेसी है, एक चीफ मिनिस्टर का इख्तियार तमीज़ी नहीं हो सकता कि वो 1 घंटे के अंदर फैसला करे कि फलाने घर पे बुलडोज़र चल रहा है और वहाँ बुलडोज़र चल जाए। ये ऑटोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी नहीं होगा, उसे अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। दूसरे, आप देखिए मुजफ्फरनगर के दंगों की आपने बात की, मुजफ्फरनगर के दंगों के जितने आरोपी थे उन सबके ऊपर से केस वापस कर लिए गए।
स्वामी यति नरसिम्हानंद इसी यूपी में रहते हैं। एक बार उन्होंने क्राइम किया, जेल गए, दोबारा आते ही फिर क्राइम किया, उनके यहाँ कोई बुलडोजर नहीं चल रहा। टेनी की तो इन्होंने बात कर ली, जवाब भी दे दिया, मैं वो नहीं करूंगा। लेकिन वो शख्स जो सीतापुर में बैठ के ये कहता है, आप भी खातून, मोहतरम खातून है मीनाक्षी जी, अगर कोई ये कहे कि मेरे पास लाओ एक ब्रह्मचारी, मेरे पास लाओ, मैं रेप करूंगा और उसके घर पे बुलडोजर न चले, अरेस्ट भी ना हो, तो फिर ये सिलेक्टिविटी होती है। प्लस जिन दंगों की बात की जा रही है, अभी हमारे जो एक पैनलिस्ट हैं बीजेपी से, उन्होंने फरमाया कि दंगे नहीं होते। आरबी इस हमारे एनसीआरबी के रिकॉर्ड्स उठा के देख लीजिए, 3 साल में 25,000 के करीब छोटे बड़े दंगे उत्तर प्रदेश में हुए हैं, 8,000 कम्युनल राइट्स पर डे। सो आई थिंक प्रोपेगेंडा मशीनरी को चलाने से और आप ये समझे कि क्राइम रुक जाएगा तो जमीन पे वो रिपर आप ये कह रहे हैं ये प्रोपेगेंडा मशीनरी है। चाहते हैं कि कानून व्यवस्था बने। ठीक, आपका आरोप ये है कि ये जो बुलडोजर जो है ये एक के साथ चलाता है, प्रोपेगेंडा मशीनरी है। आपने आरोप लगाया कि सिलेक्टिव होने की पूरी पॉसिबिलिटी इसमें दिखाई देती है, जिसमें आपने एक सीतापुर का एग्जांपल भी लिया। मैं सुब्रत जी पहले तो इसी पर आपसे जवाब चाहती हूँ। वो वीडियो मैंने भी देखा था और मैं फिर अपने दर्शकों से कहती हूँ कि वो वीडियो इतना भद्दा था कि मैं उसे ना आगे अपने दर्शकों तक पहुंचा पाई और ना मैं उसे खुद दोबारा देखना चाहती हूँ। बुलडोजर चल गया उसके घर पर। भारत की सभ्यता नहीं है, साधु की तो बिल्कुल नहीं, मैं तो उसे साधु ही नहीं मानती तस्लीम जी। कोई भी अगर भगवा पहन लेगा इसको मतलब ये नहीं कि वो साधु हो जाता है। ये इस मुगालते में कोई रहे ना। सुब्रत जी, क्या उसके घर पे बुलडोजर चल गया क्या? नहीं, तो आप किस घटना की चर्चा कर रही हैं, मेरे शायद अभी जानकारी में नहीं है। शांतनु जी, आपकी जानकारी में है क्या? मिलाकर शर्म की बात है, शर्म की बात है, इतनी बड़ी घटना पूरी दुनिया हिल गई उस घटना से। उनके नजर में ये घटना है, भगवा पहने हुए एक आदमी कार में बैठे हुए लाउड स्पीकर पर जो है अभद्र टिप्पणियां कर रहा है, गलत बातें कह रहा है। क्या उसके घर पर बुलडोजर चल गया? उस दरिंदे का नाम बता रहा हूं, बजरंग बली। नहीं, वारिस जी सुन लीजिए ना, जब सवाल पूछा है उसका जवाब आने दीजिए। हाँ सुब्रत जी बोले। देखिए, जिसने भी गलत किया है ये सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, वो चाहे किसी जाति का व्यक्ति हो, धर्म का व्यक्ति हो। हम किसी को भी जो अपराधी है, हम अपराधी को किसी भी चश्मे से नहीं देखते हैं, ये योगी सरकार ने सिद्ध कर दिया है। अब रही बात किसी के घर के ऊपर मुजफ्फरनगर राइट्स में बुलडोजर कब चलता है? बुलडोजर कब चलता है? जब वो किसी प्रकार का दंगा फसाद करता है, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेता है। बुलडोजर तब चलता है जब कोई अवैध संपत्ति का निर्माण करता है। तो बुलडोजर तब चलता है जब वो लोगों को डराकर, भय से संपत्ति इकट्ठी कर उसका प्रयोग कर यदि अपना इसी प्रकार का अपना मकान हो ये सब बनाता है। तो कुल मिलाकर ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर चला है, माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चला है। अब सबसे बड़ी बात, आप लैंड माफिया की बात कर रहे हैं, आप लैंड माफिया की बात कर रहे हैं, तो सीए के एक्टिविस्ट के लैंड माफिया दोनों एक करके बोले ना, एक करके बोले, बात समझ में नहीं बोलते हैं। आप पूरी बात को सुनिए। आप ये बताइए कि आज तक आप पहले तो ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। 1947 में आजादी के बाद नहीं खेल रहा हूँ, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ और आप फैक्ट्स का जवाब नहीं दे पा रहे। जैसे कट्टरपंथियों ने धर्म के नाम पर एक तो देश का विभाजन करा दिया। आजादी के बाद आप जरा आप बताइए, लगा रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है। तस्लीम जी मेरे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, सुब्रत जी मेरे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, मुझे उनका भी पक्ष लेना है। मोहम्मद इबाद जी समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद इबाद जी, जरा मुझे एक बात बताएं, तस्लीम रहमानी जी ने कहा कि बुलडोजर अगर चल रहा है तो उन्हें बुलडोजर चलने से आपत्ति नहीं है। सुब्रत जी, मैंने आपकी बात सुन ली, मुझे एक और मेहमान को इंक्लूड कर लेने दीजिए। तस्लीम जी ने कहा कि अगर बुलडोजर चलता है तो बुलडोजर चलने में कोई दिक्कत नहीं है, अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलना ही चाहिए, अवैध संपत्तियां ध्वस्त होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ वो एक शंका भी जाहिर करते हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा मशीनरी है। सच ये है कि फिलहाल रामनवमी के इतने जुलूस निकाले गए, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, जबकि राजस्थान जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी हो गया, मध्य प्रदेश जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां भी हो गया। वो इलेक्शन स्टेट्स हैं। देखिए, ये सही है कि उत्तर प्रदेश में इसलिए लगेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनको लगेगा जो भारतीय जनता पार्टी के जुड़े लोग नहीं हैं उनके ऊपर बुलडोजर चला रही है और उनको फर्जी मुकदमे में बंद कर रही है। और इनके नेताओं को यहां तक नहीं पता, सांसद को यह नहीं पता कि सीतापुर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है
उनको पता नहीं, और वो कहते हैं जो अवैध संपत्ति बनाएगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। जो बहन बेटियों के लिए ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करेगा उसके ऊपर न बुलडोजर चलेगा, न वो जेल जाएगा, न उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा पुलिस के सामने। और ऐसे वक्त पे जब उत्तर प्रदेश में दरोगा के बेटा की हत्या हो जा रही है, नोएडा में छेड़खानी की शिकायत लेके महिला जाती है, उसकी शिकायत नहीं दर्ज होती, पुलिस के सामने वो आत्महत्या कर लेती है। मुख्यमंत्री आवास के सामने न्याय लेने आदमी जाता है, न्याय मांगने जाता है, उसके न्याय नहीं मिलता, उसकी हत्या होती है कि आत्महत्या हो जाती है। तो पूरी सरकार फेल है, न एक अपराध नहीं रुक रहा है, खुले आम कत्ले आम हो रहा है, बेटियों की इज्जत सरेआम लूटी जा रही है। ठीक है, ये समाजवादी पार्टी का पक्ष है, लेकिन वारिस पठान जी देखिए जो बात अभी थोड़ी देर पहले सुब्रत पाठक ने कही, मैं उस पर आपसे जवाब देना चाहती हूँ। समस्या ये है कि बीजेपी को ये लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर मुस्लिम समाज से आने वाले जो बड़े लीडर्स हो, वो पॉलिटिकल लीडर्स हो या फिर वो किसी एक समुदाय को उनकी बातों को आगे रखने वाले नामी चेहरे हो, विक्टिम कार्ड खेलने की आदत हो गई है मुस्लिम समाज को। सुब्रत पाठक को समझाना चाहते हैं। मीनाक्षी जी, देखिए मुझे फिर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है और वारिस जी की बात यहाँ पर आनी जरूरी है। वो कम ही देर के लिए हमारे साथ इस शो में जुड़े हुए हैं। वारिस जी, आपने ये कहा, आपने सुब्रत जी की बात सुनी, विक्टिम कार्ड मुस्लिम समुदाय खेल रहा है। दो प्रवक्ता बैठा रखे हैं, ये शांतनु गुप्ता जी कोई राजनीतिक मोहम्मद जी, मुझे नहीं पता था वारिस पठान को भी आप बीजेपी का प्रवक्ता मानते हैं। मैं वारिस जी से सवाल पूछ रही हूँ। वारिस जी, मैं शांतनु गुप्ता जी को कह रहा हूँ। मीनाक्षी जी पूरी बात सुनिए। हाँ, तो मैं सवाल वारिस जी से पूछ रही हूँ ना। मोहम्मद जी देखिए, थोड़ा सा सोच समझ के बोला करें, ऐसी कोई भी अनर्गल प्रलाप मत किया करें। चलिए वारिस जी बोलिए। अरे यार खामोश बैठ जाओ, समाजवादी पार्टी खामोश बैठ जाओ। देखिए मीनाक्षी जी, विक्टिम कार्ड की आपने जो बात की, तो आज रियलिटी क्या है देश के अंदर आप देखिए। धर्म संसद के नाम पर ये महापंचायतें जो आयोजित करते हैं, वहाँ पर नरसिंहानंद जैसे, चवन के जैसे लोग क्या बयान करते हैं, अपने बच्चों को आप और हम तालीम देते हैं कि बेटा पढ़ लिख, अच्छा डॉक्टर बन, लॉयर बन, इंजीनियर बन, मीनाक्षी जी जैसी एक एंकर बन। वहाँ क्या तालीम दी जाती है? बेटा कलम छोड़ दे, तलवार उठा, जा मुसलमानों का नरसंहार कर दे। कालीचरण महात्मा गांधी जैसे हमारे देश के बापू का अपमान करता है, गोडसे की तारीफ करता है, जब बाहर आता है बेल पे तलवार लेकर घूम रहा है, ग्लोरीफाइड उसको हीरो की तरह कर दिया जाता है। बजरंग मुनि, आज 13 दिन हो गए, बजरंग मुनि के खिलाफ ये लोग बोलते हमने एफआईआर किया, जिसने खुलेआम पुलिस की संरक्षण में बैठकर ये कहा था कि मैं मुसलमानों की माँ बहनों की इज्जत लूटूंगा, बलात्कार करूंगा, उनको किडनैप करके लाएंगे हम। वो दरिंदा जिसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए, आज भी एफआईआर होने के बाद भी बाहर घूम रहा है। उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलते, उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलते मीनाक्षी जी। यही तो देश के अंदर आप देखिए ना, ये भाजपा वाले हमारे देश के सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म को किस तरह से नष्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि वन साइड जो ये चल रहा है, ये षड्यंत्र है। एक तरफा मुसलमानों को टारगेट करके उनके घरों को खत्म किया जा रहा है, उनके व्यवसाय को खत्म किया जा रहा है। जब आप कालीचरण जी का एग्जाम्पल देते हैं दर्शकों के सामने, बेचता था, अब नहीं बेच सकते, ठीक क्यों? मैं वारिस जी मेरे एक और सवाल का जवाब दीजिए। जब आप कालीचरण जी का नाम लेते हैं, कालीचरण का, सुनिए ना, अब आ गया ठीक जी, पठान साहब आपने कालीचरण का नाम लिया, आपने यति नरसिम्हानंद का नाम लिया, लेकिन आप अकबरुद्दीन ओवैसी के रिहा होने पर बहुत खुश हो जाते हैं, जबकि उनका भी ये बयान है, तुम 100 करोड़ों फिर भी 15 मिनट के लिए पुलिस हटाकर देख लो। क्या वो बयान गलत नहीं है? क्या वो प्रोवोकेटिव बयान नहीं है? यति नरसिम्हानंद गलत है, कालीचरण गलत है, तो क्या अकबरुद्दीन ओवैसी का ये बयान गलत नहीं है? सुनिए मीनाक्षी जी, आप कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रही हैं। कोर्ट ऑफ रूल, कोर्ट ऑफ लॉ ने उनको एविडेंस देखने के बाद, दोनों पक्ष को सुनने के बाद नतीजे पर आया है और उनको एक्विट किया है। तो आप कैसा कोर्ट के जजमेंट को गलत बोल सकते हो? चलिए बताइए मुझको, आप तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो। यही मैं बोल रहा हूं ना कि सबके माइंड ऐसा हो गए, कोई कायदे कानून को नहीं मानना चाहता, कोई संविधान को नहीं मानना चाहता, बस सबको लगता है कि नहीं हमने जो कह दिया वही होगा, डिक्टेटरशिप में चल रहा है। और अकबर ओवैसी के बयान को तुम पहले से कह रहे थे ये गलत है, ये लोग नहीं मान रहे थे, आज कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। मैं असदुद्दीन ओवैसी जी की भाषा में कहती हूँ, चलिए मैं आपको जवाब देती हूँ कि कोर्ट का फैसला भी चैलेंजेबल है।
कोर्ट के फैसले से मैं एग्री ना करूं ये भी मेरा अधिकार है, डिसेंट मेरा अधिकार है। चलिए चैलेंज, हाँ चलिए, डिसेंट मेरा अधिकार है और मैंने उसी अधिकार के तहत आपसे सवाल पूछा कि अगर यति नरसिंहानंद प्रोवोकेटिव बोलता है तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या बोला? सुनिए, आपको अधिकार है कि आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आप वर्ल्ड कोर्ट में चले जाइए, आपको दिल करे तो चैलेंज करिए, लेकिन आज जो कोर्ट का फैसला उसको तो मानना पड़ेगा ना। हाँ, आपको बिल्कुल संविधान ने अधिकार दिया है कि आप फैसले से इनकार कर सकते, आप नहीं मान सकते, लेकिन हमारे पास आज जो कोर्ट का फैसला है वो ये है कि अकबर ओवैसी बेगुनाह बेकसूर है, उनकी हेट स्पीच नहीं थी और उनको अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। शांतनु जी, 1 मिनट है केवल मेरे पास इस सेगमेंट में, जल्दी से अपना जवाब रख दें, फिर मैं ब्रेक के बाद लौटूंगी। मीनाक्षी जी, जो आपने कहा था मैं उस बात को फिर से आपके दर्शकों के दोहरा दूं। अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी हेट स्पीच के लिए, उसके बाद जब उन पे कोर्ट केस चला तो कोर्ट ने क्या कहा, और ये स्पेशल कोर्ट नामपल्ली की है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये कोई हाई कोर्ट नहीं है, एक स्पेशल कोर्ट है नामपल्ली की, बस इसके ऊपर बहुत सारी कोर्ट है, उस पर चैलेंज हो सकता है। उन्होंने कहा कि 30 विटनेस आए और उन 3, अब विटनेस कौन है? अकबरुद्दीन ओवैसी का इलाका है, उस इलाके में कौन बोलेगा उनके खिलाफ? तो किसी ने विटनेस में जवाब ही नहीं दिया वहां पे कुछ, उसमें एविडेंस के अभाव पे उनको बरी करा गया। और कोई भी व्यक्ति इस पैनल पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर कह दे कि वो हेट स्पीच नहीं है, 5 मिनट के लिए आप कोर्ट को भूल जाइए, 5 मिनट के लिए आप खुद अपना विवेक देख के बताइए कि ये कहना कि आप 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, फिर इन मुसलमानों को देखिए। आप जो देवी देवताओं के बारे में अकबर ओवैसी ने बोला है, उस पर एक बार आप अपना विवेक लगा के बताइए। कल अगर यति नरसिंहानंद को, पठान साहब आखिरी बात, अगर कल यति जी को और कल कोर्ट से बेल मिल जाती है, कोर्ट से छूट मिल जाती है, तो आप आर्गुमेंट लाना छोड़ देंगे क्या? आपने तो नरेंद्र मोदी का आर्गुमेंट लाना नहीं छोड़ा आज तक, जिनको कोर्ट ने, हर तरह की कोर्ट ने छुड़वा दिया। केवल 10 सेकंड में दे पाऊंगी पठान साहब, फिर मुझे ब्रेक के लिए जाना है, मुझे 2-3 बार कॉल आ गया है, बहुत छोटे से में। देखिए मैडम, हेट स्पीच क्या है मालूम है? जब मुल्ले काटे जाएंगे तब राम राम चिल्लाएंगे, एक धक्का और दो, मस्जिद को तोड़ दो, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, ये हेट स्पीच है। और ये जितने उन्होंने भी कहा तलवार उठा ले, मुसलमानों का नरसंहार कर दे, मुसलमान औरतों को किडनैप करके उनका बलात्कार कर दे, ये हेट स्पीचर वाले आज भी बाहर घूम रहे। अकबर ओवैसी ने तो अपना इलाज कर रहे थे लंदन में, वहां से आए हैदराबाद में, सरेंडर हुए, बेल लिया, बेल के बाद केस चला और आज केस में बरी हुए, उनको भी अरेस्ट करो, जेल में डालो, बेल लेने दो, केस चलाओ, उसके बाद जो कोर्ट फैसला करे सबको मान्यता होगा। ये फर्क है, ये फर्क होता है ना। ये फर्क है क्या? लोगों ने इस देश को इस फर्क के अंदर बांट दिया है। मैं जल्दी से इस पर सुब्रत जी की राय लेना चाहती हूँ, क्या ये फर्क है क्या? जिनके मदरसों में सिखाया जाता हो कि जो मुसलमान नहीं है काफिर है, काफिर को मारना जिहाद है, इनके धर्म गुरुओं की जरा तकरीरें सुनो तो क्या कहा जाता है कि काली बिल्ली का रास्ता काटने वाले क्या तुम्हें रोकेंगे, वो तो रुक जाने वाले क्या तुम्हें रोकेंगे, आगे बढ़ो, इस्लाम का शासन दुनिया में करना है। इनके दिमाग में इस प्रकार का जहर भरा हुआ है, और वो जहर निकलता है तो आप बताइए। एक एक करके मैं तस्लीम जी आपके पास आऊंगी, सुब्रत जी को सुन लेती हूँ, मैं सुब्रत जी को सुन लेती हूँ, दर्शक सुन लेते हैं, मैं आप ही के पास आऊंगी। तस्लीम जी बात पूरी करें। सुब्रत जी, हर हिंदू त्योहार पर हमला क्यों होता है? उनकी मानसिकता इनके जहन में भरा हुआ है, उनके जहन में जहर भरा जाता है, और इस प्रकार के कट्टरपंथियों को ये लोग संरक्षण देते हैं। इस देश का एक राजनीतिक वर्ग संरक्षण देता है, इस कारण से इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो रही है। लेकिन आप भरोसा रखो, योगी और मोदी के शासन में सब चलने वाला नहीं है। विक्टिम कार्ड खेलकर कोई अपराधी नहीं बच जाएगा। मुसलमान होने से तुमको अधिकार नहीं मिल गया रामनवमी के उसमें पत्थर फेंक देने का, मुसलमान होने के नाम पर अधिकार नहीं मिल गया कांवड़ियों की यात्रा को रोक देने का। ठीक है, आप सुब्रत जी कह रहे हैं कि एक राजनीतिक संरक्षण के तहत सेलेक्टिव अप्रोच अपनाई जाती है और फिर विक्टिम कार्ड खेला जाता है। मैं ठीक हूँ, नहीं चलने वाला, इसीलिए भाजपा को जनादेश मिला है। ठीक है, जनादेश मिला है। सुब्रत जी मेरी बात सुनिए। हिंदू मुस्लिम की डिबेट करा रही है या उत्तर प्रदेश के अंदर जो ज्वलंत मुद्दे हैं तो क्या बुलडोजर चला देंगे? एक मिनट पठान साहब रुकिए, मेरा सवाल अधूरा रह जाएगा। सुब्रत जी का आरोप है, मीनाक्षी जी आप हिंदू मुसलमान की डिबेट करा रही हैं, तो रोक लो। बुलडोजर चलेगा आतंकवादियों के ऊपर, बुलडोजर चलेगा दंगाइयों के ऊपर, जो हमारे देवी देवताओं की यात्राओं में जो विघ्न पैदा करेंगे उनके ऊपर इस प्रकार के बुलडोजर चलेगा, तो रोक लो।
ठीक है। अब तस्लीम जी, मैं पहले मोहम्मद एबाज जी, मैं आपको एक बात बोलूं, यहाँ हिंदू मुस्लिम की डिबेट नहीं चल रही है, यहाँ कतई हिंदू मुस्लिम की डिबेट नहीं चल रही है, लेकिन अगर प्रोवोकेटिव बयान कहीं से आता है तो दूसरी तरफ के बयान की भी बात कही जाएगी। मोहम्मद एबाज जी, आप गजब की बात कर रहे हैं। यहाँ मेरे पैनल पर बैठे चार प्रवक्ता, मेरे पैनल पर बैठे चार प्रवक्ताओं को कोई परेशानी नहीं है, और आप ये कह रहे हैं कि नहीं ये इस तरीके की डिबेट कराई जा रही है। आवाज के सामने आत्महत्या होकर जा रही है, उस पर आप बात नहीं करती आप लोग। अरे मैंने वाजिब सवाल पूछा, मैंने वाजिब सवाल पूछा, सेलेक्टिव अप्रोच क्या अपनाई जा रही है मोहम्मद एबाज जी? ये क्या समाजवादी पार्टी वाले क्या करेंगे? ऑब्सोल्यूट हो गई इनकी सरकार, इनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक सीट जीत नहीं सके आप एमएलसी की, आपकी हैसियत क्या रह गई? अरे 111 आपने जबरन आपकी हैसियत क्या है? आपकी हैसियत क्या है? तुम्हारी शासन और प्रशासन से जबरदस्ती समाजवादी पार्टी वालों की गोली, एक लफ्ज बोल नहीं सकते। अरे गोली और बदमाश की तुम्हारा नेता जेल में पड़ा क्या है? निकालने की तुम्हारी क्या जरूरत है? आज एक लफ्ज नहीं बोले, एक लफ्ज नहीं बोले तो मध्य प्रदेश के ऊपर क्या औकात है तुम्हारी? अपनी औकात देखो, अपने नेता की औकात देखो। अखिलेश की औकात नहीं है कि इंसाफ के लिए अपनी औकात देख, तू अपनी। ठीक है मोहम्मद एबाज, एक मिनट। अच्छा तस्लीम रहमानी जी, मूल मुद्दे से हम नहीं भटकते। हमदर्दी मत दिखाओ, तुम तो हिंदू मुसलमान करना चाहते हो। ये किस अंदाज की बात कर रहे हैं? देश की जो समस्या है उसकी नहीं करोगे। आज नौजवान रोजगार के लिए परेशान उत्तर प्रदेश में। प्लीज मोहम्मद एबाज जी, तस्लीम जी, आप 1-to-1 डिबेट में ना जाएं, मूल मुद्दे पर है, मूल मुद्दे पर है, 1-to-1 डिबेट में ना जाएं। तस्लीम रहमानी जी, सुब्रत पाठक जी का सवाल ये था कि किस पार्टी से बिलोंग करते हैं और उस पार्टी का माजी क्या है, मुस्तकबिल क्या होने वाला है, सब अपनी देखिए, सब अपनी अपनी पार्टी की परिस्थिति जानते हैं। और मेरा सवाल ये है, जो बात अभी सुब्रत पाठक कह रहे थे कि ये जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है किसी एक समुदाय को और उसके बाद उसकी आड़ में विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश होती है, वो ये एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। तस्लीम जी, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये विक्टिम कार्ड दोनों तरफ से खेला जाता है। मैं बहुत बैलेंस्ड होकर बात करता हूं और बैलेंस लेना चाहता हूं। हाँ। विक्टिम कार्ड, अब बताइए कि इस देश में हिंदुओं को खतरा हो सकता है? 700 साल मुसलमानों का रूल होने के बाद इस देश में 80% से ज्यादा इस हिंदुओं की आबादी है, एंड वी वेलकम इट। हमको फख्र है कि इस देश में 80% ये हिंदुओं की लार्जेस्ट कंट्री है, और उसके बाद आज पूरी सरकार हिंदुओं की, मैं तो कहता हूं 70 साल से हिंदुओं की सरकार रही। सारे चीफ मिनिस्टर हिंदू है, सारे प्राइम मिनिस्टर हिंदू है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिंदू है, स्पीकर हिंदू है, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हिंदू है, सब हिंदू है। उसके बाद आप हिंदुओं को डराने की कोशिश करते हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदुओं को त्योहार नहीं मनाने दिए जा रहे, पथराव हो रहा है, तो ये भी सिलेक्टिविटी है। दूसरी तरफ मुसलमानों की तरफ में आप ये देखिए, ये सिलेक्टिविटी की कितनी एग्जाम्पल्स मैंने दी। अभी मध्य प्रदेश में जो हुआ, पहले से आपके पास सरकार के पास कोई इनपुट नहीं है, लेकिन जब एक वाकया हो गया तो 2 घंटे के अंदर आपको लिस्टें मिल गई कि ये वाले। लेकिन यही सवाल मैंने राजस्थान के लिए भी पूछा था वारिस पठान जी। मैं तस्लीम जी आपकी बात समझ गई, लेकिन यही सवाल मेरा राजस्थान के लिए भी था। अब राजस्थान में करौली में दंगा भड़क सकता है, ये बात डीजीपी ने कह दी। इसके बावजूद अगर वहां का एसपी उसे संज्ञान में नहीं लेता और छतों पर अगर पेट्रोल बम पहुंच जाते हैं, पत्थरों के कट्टे अगर इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये कि साजिशन किया गया है। ये साजिशन किया गया, सस्पेंड हो जाना चाहिए। वारिस जी देखिए, मीनाक्षी जी, एक मिनट मीनाक्षी जी, इसमें चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे गोवा हो, या जहाँ जहाँ भी वायलेंस हो रहा है, ये सारे राज्य सरकारों की जवाबदारी थी। ये फेल हो चुके अपनी जवाबदारी निभाने में। जब आप प्रोसेशन की इजाज़त देते हो, परमिशन देते हो, तो आपकी जवाबदारी बनती है पुलिस प्रशासन की कि प्रोसेशन पीसफुली जाए वहाँ से। मगर जब प्रोसेशन किसी मस्जिद के पास जाके रुका, वहाँ पे लोगों ने नारेबाजी की, डीजे बजाए, प्रोवोकेशन किया, मुसलमानों के खिलाफ गाने गाए, मुल्ले काटे जाएंगे, दाढ़ी वाले जय श्री राम मंगाएंगे। उसके बाद मीनारट पे चढ़ के झंडा लगा दिया, एक मस्जिद में जाके इमाम को मार दिया। पुलिस कुछ नहीं कहती है, खड़ी है, खाली तमाशा देख रही है। मस्जिद को आग लगा दी गई, तो किसका फेलियर है? ये सरकार का। और मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये सरकार की इजाजत के बिना इतना बड़ा काम हो सकता है? सरकार की फेलियर के बिना क्या ऐसा हो सकता? नहीं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि सरकार की कंप्लिसिटी के बिना इस तरह के वायलेंस नहीं हो सकते। तो एक जुडिशियल प्रोब होना चाहिए मीनाक्षी जी। हर राज्य अपने स्टेट के अंदर एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी बिठाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन एसपी है, कौन वहां का इंचार्ज है, सस्पेंड करो उन लोगों को। किस किसने पत्थर चलाया, कौन प्रोवोकेशन किया, खाली
उनके घरों को नहीं तोड़ा जाए जो मुसलमान है। अगर बुलडोजर ही चलाना इतनी दादागिरी है तो हिंदुओं को भी घर को तोड़ना चाहिए, मगर कायदे कानून का पालन करो। पहला कायदा ये कहता है कि कोर्ट का डायरेक्टिव है, नोटिस इशू करनी चाहिए, दोनों साइड को सुनो, उसके बाद आपको पता चले कि ये गैर है या जो भी इन्वॉल्व है उसके अंदर, उसके बाद आप जो एक्शन लेना चाहे ले सकते हैं। मगर इस तरह से आप बुलडोजर करके क्यों तोड़ा? आप किसी का घर तो बसा नहीं सकते तो किसी का घर क्यों उजाड़ना? एक आशियाना बसाने में जिंदगी नहीं वारिस जी, एक और इसमें मैं आपको जानकारी दूं कि खरगोन में जो एक घर जो ढाया गया है ना, उजड़ जाता है आशियाना। मैं कह रही हूँ कि एक घर जो ढाया गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास योजना के तहत ही सरकारी आवास ही दिया था, जो आवास ढहा दिया गया है। तो मैंने एक और जानकारी दर्शकों के सामने इसलिए रख दी क्योंकि सारे तथ्य सामने आने चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे अब रुकना होगा, ब्रेक के लिए कॉल आ गया है। करौली दंगे को लेकर आज एक नई सियासत भी शुरू हुई है, इस पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी कुछ कहा है, उस पर भी मैं जानकारी दूं, लेकिन उससे पहले मैं ब्रेक पर जाऊं। शांतनु जी, देखिए जो बात वारिस कहे, जो बात तस्लीम जी कह रहे हैं, उसमें एक पक्ष तो मुझे बहुत ही जायज ये समझ में आता है कि क्यों बुलडोजर का रास्ता अख्तियार करना, क्यों डायरेक्ट जस्टिस, सड़क पर वो जो कहते हैं ना ऑन द स्पॉट जस्टिस का रास्ता अख्तियार करना, क्यों ना पूरी कानूनी कार्रवाई के तहत एक प्रोसेस की तरह आगे बढ़ना, उसके बाद फिर जो दोषी है उसकी आप भले ही संपत्ति जब्त कर लें, भले ही उससे वसूली कर लें, भले उसका घर गिरा दें, क्या गलत है उसमें? मीनाक्षी जी, पहले मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश में ज्यादा मेरा अध्ययन है। उत्तर प्रदेश में जितने भी केस में बुलडोजर चला, सब में कोर्ट का ऑर्डर था, पहले नोटिस गया, दूसरा नोटिस गया, तीसरा नोटिस गया, चस्पा हुआ, बताया गया लोगों को, और उसके बाद बुलडोजर चला। जो अपने सबसे एक सम्मानित एक्स डीजीपी हैं प्रकाश सिंह, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ली कुआन यू जो सिंगापुर के संस्थापक हैं उनकी तरह हैं, और 2000 से ज्यादा करोड़ की संपत्ति रिकवर करी गई। ये एक संपत्ति कौन सी थी? ये गरीब किसानों की संपत्ति थी, ये सरकार की संपत्ति थी, नजूल की संपत्ति थी। तो ये पूरे प्रोसीजर से हुआ है, कहीं एक आध जगह प्रोसीजर से नहीं हुआ तो मुझे पूरी उम्मीद है हमारा कोर्ट कहेगा और सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। लेकिन इससे ये मत कहिए कि बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश में चला है खासकर, वो कहीं पे भी एक केस ऐसा नहीं जहां पे अवैध चलाओ। हर जगह कहीं पे वक्फ बोर्ड, कहीं पे सुन्नी बोर्ड कोर्ट में गया और कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी। जनता पार्टी कहीं तो वक्फ बोर्ड की जमीनों को आजाद करवाया गया, वक्फ बोर्ड को दिया गया है। मोहम्मद एबाद इस पर अपनी राय रखना चाह रहे हैं। एबाद जी, एक मिनट शांतनु जी, एबाद जी, जो बात शांतनु कह रहे हैं कि नोटिस बकायदा 1, 2, 3, 4 चस्पा हुए, उसके बाद फिर कार्रवाई की गई, अवैध एक भी कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, अब इसी लखनऊ में शांतनु गुप्ता जी जहां रहते हैं वहीं लखनऊ में मैं भी रहता हूं। लखनऊ में एक बिल्डिंग पर बुलडोजर गया, चलने वाला था, बीजेपी के एक नेता गए, बुलडोजर रुक गया, वापस चला गया। तो जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, इसीलिए ये भी भारतीय जनता के समर्थक बन गए हैं। आपने तो लिख के नाम दे रहे हैं कि ये राजनीतिक विश्लेषण करेंगे, लेकिन ये टोटल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी विशेष तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर नहीं, उस पे यहां तक कि सरकार, आप एमएलसी की चुनाव की बात कर रहे थे, ये नहीं मेरा सवाल बनारस में एमएलसी का चुनाव कौन जीता है? जो बाहुबली जीतता है, बाहुबली जीतता है, सरकार भी हार जाती है। बाहुबलियों का इतना दम है कि सरकार के आगे वो सरकार को पीछे छोड़ दे रही है, सरकार हार जाती है, बाहुबली जीत जाता है। आप बताइए, कोई सीट चुनाव नहीं जीते, बाहुबली जीत जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, कहने का मतलब क्या है? वारिस जी शायद इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। प्रशासन के लोग सिर्फ 110 एमएलए लेके एक विरोधी लोग हैं और बाहुबली की बात कर रहे हैं। आपने शांतनु को सवाल किया बुलडोजर पे, नहीं मैं शांतनु ने बात की नहीं, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। तो यूपी के चैनल पे बैठना था, सिर्फ नेशनल चैनल पे क्यों आकर बात कर रहे हो? अरे यहाँ खरगोन के अंदर मुसलमानों के बस्तियां उजाड़ दी। नहीं देखिए, आज का टॉपिक यूपी सेंट्रिक था। नहीं देखिए वारिस जी, ये बात गलत है। देखिए यूपी सेंट्रिक टॉपिक था, इसलिए यूपी सेंट्रिक उनसे जवाब मांगा गया। लेकिन मोहम्मद एबाद जी, आपका वो चुनाव आप लोग नहीं जीत पाए, अब कौन बाहुबली जीत रहा है या कौन आम आदमी जीत रहा है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? एमएलसी जहां दरोगाओं ने, जहां इंस्पेक्टर ने जबरन चुनाव जिताया भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा लग रहा है जो कि हम देश के अंदर आगजनी कर देंगे। अरे मैंडेट आपको मिला है देश को चलाने के लिए, मजाक का मौजू बन रहे हैं आप, संविधान को पालन करने मजाक का मौजू बन रहे हैं आप। पोलिंग होता है अंदर, समझ में नहीं आ रही है मुझे। अंदर पोलिंग होता है असेंबली हाउस के अंदर। आप कह रहे हैं पुलिस वाले छोटा सा एसएचओ जाके इंपैक्ट कर देगा एमएलए को, मजाक उड़ा रहे हैं आप अपना यहाँ बैठ के।
क्यों नहीं? एक ब्लॉक में कितना वोट पड़ता पैसे है? ले, अरे एबाज जी, आप खुद पूरे देश कौन सी चुनावी आप लोग प्रक्रिया पूरे पर देश आप का चले मजाक उड़ा गए रहे हैं। मोहम्मद एबाज जी? देश में देखिए, कितनी- सरकार जिसकी बननी थी, जिसने मुख्यमंत्री बनना था, जिसने एमएलसी बनना था, सो बन गया। अब आगे की आप सुध लें, और मौजूदा परिस्थिति पर जिस मुद्दे पर चर्चा थी आपने, उस पर तो अपना पक्ष रखा नहीं। आप कत्लेआम की बात करते रहे, एक सबूत आपने दिखाया नहीं, एक सबूत आपने दिखाया नहीं। बीजेपी के नेताओं पर बुलडोजर, बीजेपी के नेता जहां पहुंच फालतू बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अपनी चर्चा को यहीं विराम देना होगा। सुब्रत पाठक जी, वारिफ पठान जी, शांतनु जी, तस्लीम रहमानी जी, मोहम्मद एबाज जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।